एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एनएफएल फार्मासिस्ट का जो एग्जाम हुआ था, एक्चुअली री एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था 9 मार्च को, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स के बारे में, यानी कि हम आंसर के लेके आए हैं एनएफएल फार्मासिस्ट री एग्जाम के बारे में। ठीक है जी। अब जिन लोगों ने दोबारा से पेपर दिया था री एग्जाम में, जो लोग अपीयर हुए थे उनके लिए आप ये ठीक है अच्छी वीडियो आप चेक कर सकते हो, आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उसमें से कितने सही है कितने नहीं। हालांकि पेपर इतना टफ था नहीं, बहुत ईजी पे क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। और जिन लोगों ने नहीं दिया है री एग्जाम, जिन्होंने अपना पहले ही स्कोर कंसिडर करना चाहे, पहले वाले एग्जाम को ही कंसिडर करना चाहे, जो कि एक अच्छा आपका जो है डिसीजन हो सकता है, वो लोग चेक कर सकते हैं कि इस बार जो री एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या वो आप वाले सेट से अलग हैं, कितना अलग है, इजी है, डिफिकल्ट है, क्या कुछ है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एनएफएल फार्मासिस्ट री एग्जाम की आंसर की, जो हमारी किस बेस पे रहेगी, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे रहेगी। और हमारा कब हुआ था ये? 9 मार्च हुआ था, हाल ही में हुआ था ना, 2 ही दिन हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, वूल फैट इज विच टाइप ऑफ बेस। जो वूल फैट है वो किस टाइप का बेस होता है हमारा? वूल फैट हमारा कौन सा होता है? ओलिजीनियस। ठीक है, ओलिजीनियस हमारा बेस होता है, जो हमने अपने पढ़ा होगा इमल्शन के अंदर, इमल्शन की जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पे किस टाइप का होता है? ये एब्जॉर्प्शन बेस होता है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम्पल में भी आप अलग अलग टाइप के जब बेस पढ़ते हो तो उसमें एक एब्जॉर्प्शन बेस होता है, जिसका डायरेक्ट एग्जाम्पल वहां पे हमारा वूल फैट दिया होता है, या यूं कहो ओलिजीनियस बेस हमारा जो है एग्जाम्पल में जो है वूल फैट होता है। ठीक है जी। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लैक्टोज इज प्राइमरीली यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। लैक्टोज प्राइमरीली कैसे यूज होता है? देखो, लैक्टोज के यूज अलग अलग जगह पे अलग अलग तौर पे किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, प्राइमरीली किस इन ऑप्शन में से प्राइमरीली किस उस पे यूज करोगे आप, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है। देखो, जो लास्ट ऑप्शन आपका फिलर एंड डाइल्यूएंट, जो आपका वॉल्यूम होता है टैबलेट का वॉल्यूम, उसे इंक्रीज करने के लिए लैक्टोज का यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो प्राइमरीली उसका यूज क्या होगा? एज ए फिलर, या फिर यूं कहो एज ए डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट क्या होता है? जो बल्क प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, किसी भी टैबलेट के बल्क को जो इंक्रीज कर दे, वो होता है हमारा डाइल्यूएंट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्टेशनरी फेज यूज्ड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। दो प्रकार की आपकी फेज होती है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज जो स्टेशनरी रहती है, यानी कि मूवमेंट में नहीं होती है। मोबाइल फेज जो मूवमेंट करती है, मोबाइल होती है। ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? आपका पेपर ही होता है एक तरीके से स्टेशनरी फेज, और लिक्विड जो है मोबाइल फेज का काम करता है। तो ऐसे में जो हमारा पेपर कैसा काम करेगा? वो सॉलिड का काम करेगा। ठीक है जी। तो स्टेशनरी फेज हमारी कौन सी रहेगी? सॉलिड रहेगी। फोर्थ क्वेश्चन है, विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टामीन। हिस्टामीन में कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग इनमें से प्रेजेंट होती है? देखो, अगर आपको याद है तो हमने जो है हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाला जो चैप्टर वो कर किया हुआ है, जो सरवन सर ने हमारा जो है आपसे कंप्लीट डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स में अपलोड किया था हमने, आप अच्छे से कराया है आपको, वहां से भी आप ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। अगर आपने उन वीडियोस को अच्छे से देखा है तो वहां से आप इसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है। क्या बात की उन्होंने? हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होगा जिसमें कार्बन के, वो रिंग जिसमें कार्बन के अलावा भी दूसरे जो है आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इन्होंने पूछा हिस्टामिन, तो हिस्टामिन की रिंग कैसी होती है, किस प्रकार की होती है? देखो, 5 मेंबर रिंग होती है, जिसके अंदर क्या होता है, 2 नाइट्रोजन आपके प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी पोजिशन पे? मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। एक नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट होता है, दूसरा नाइट्रोजन हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है, और उसके साथ क्या अटैच होती है? हमारी इथाइल अमीन की रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये होगा हमारा इथाइल अमीन। 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, और इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप डबल बॉन्ड, एक यहाँ आएगा आई थिंक और एक यहाँ पे। ठीक है। वैसे तो इसके अंदर तीन, किसके अंदर? हिस्टामिन के अंदर 3 नाइट्रोजन होते हैं, लेकिन रिंग के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? 2। तो जो ये वाली रिंग है, इसके बारे में इसने पूछा है कि ये कौन सी रिंग है, तो कौन सी रिंग है आपकी? इमिडाजोल। इमिडाजोल रिंग के अंदर क्या होता है? 5 मेंबर रिंग होती है, जिसमें से आपके 2 नाइट्रोजन होते हैं और 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका, हिस्टामिन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? दैट इज इमिडाजोल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर क्लिनिकल फार्मेसी। इनमें से कौन सा क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज के अंडर आता है? तो क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, मतलब क्यों लाया गया था क्लिनिकल फार्मेसी? इन 1950s जो है क्लिनिकल फार्मेसी इतना डेवलप नहीं था, लेकिन उस टाइम पे आपने देखा होगा 1962 के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। सॉरी फॉर वॉइस मॉड्यूलेशन, आपको भी पता है कि वायरल चल रहा है आजकल, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कोप करना। तो 1962 में क्या हुआ था? थैलेडोमाइड ट्रेजेडी आई थी। ठीक है जी। थैलेडोमाइड ट्रेजेडी क्या था कि क्लिनिकल ट्रायल्स जब किए गए थे तो जनरल पॉपुलेशन के ऊपर तो कर लिया था, लेकिन अलग कैटेगरीज यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज पे नहीं करके देखा गया था। और हालांकि प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर ही इसका जो है एडवर्स इफेक्ट आया था। क्या आया था कि उस टाइम पे किस लिए यूज होती थी ड्रग हमारी जो थैलेडोमाइड है, थैलेडोमाइड यूज होती थी सिकल सेल के लिए, एज ए सिडेटिव ड्रग। सिकल सेल, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ये हमारा होता है, उसके लिए यूज होता है एज ए सेडेटिव, हमारे जो ड्रग इसको यूज किया जाता था। तो उस टाइम पे क्या देखा गया कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज ने उस टाइम पे कंज्यूम की थी हमारी थैलेडोमाइड ड्रग,
उनके जो बेबीज थे, न्यूबॉर्न बेबीज थे, उनको फोकोमिलिया हो गया था। फोकोमिलिया का मतलब होता है कि जो लिम्स है वो डेवलप ही ना हुए, डायरेक्ट डिजिट्स आ गए या तो फिर अंडर डेवलप रह गए, कंप्लीटली जो है डेवलप नहीं हो पाए लिम्स। तो थैलेडोमाइड ट्रेजेडी बहुत बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती है उस टाइम की। तो उस टाइम के बाद देखा गया जैसे जैसे उसके बाद फेनोटाइन टॉक्सिसिटी भी देखी गई थी कि फेनोटाइन टॉक्सिसिटी के अंदर क्या किया गया था, उसका जो उसके अंदर जो अदर डाइल्यूएंट यूज होते हैं वो चेंज कर दिया गया था, जिससे ये पता चला कि उसके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है ऐसा करने से। तो इससे उसके बाद से ये होने लगा कि आप कोई भी ड्रग के अंदर मॉड्यूलेशन करते हैं, कोई भी चेंज करते हैं या कोई भी नई ड्रग लेके आते हैं, तो पहले क्लिनिकल ट्रायल और हर एक कैटेगरी के ऊपर वो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैंसर पेशेंट के लिए कोई ड्रग बना रहे हो, कोई वैक्सीन बना रहे हो, तो कैंसर पेशेंट के ऊपर भी उसका जो है ट्रायल होना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर भी उसका ट्रायल होना चाहिए, अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं, अलग अलग पे वो ट्रायल होने चाहिए। तो कौन डिसाइड करता है? ये क्लिनिकल फार्मेसी के अंडर आती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो जनरली किस लिए की गई थी ये? एक तरीके से क्या था, अगर हम थैलेडोमाइड ट्रेजेडी से कुछ सीखे तो एक तरीके का वो एडीआर ही था ना। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करने के लिए जो है वो दिया गया था आपका क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन। चलिए जी 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नॉक्सियस इफेक्ट ऑफ ड्रग दैट ऑकर्स विद इन द थेरेप्यूटिक डोज। यहाँ पे दो चीजें देखने की है। नॉक्सियस, जहां पे ये शब्द आ जाए, नॉक्सियस, अनइंटेंडेड एंड अनवांटेड, ये तीन शब्द याद रख लो। नॉक्सियस, अनइंटेंडेड एंड अनवांटेड, इसके साथ साथ अगर दे दिया जाए विद इन थेरेप्यूटिक डोज। थेरेप्यूटिक डोज का मतलब हुआ वो डोज जिस डोज पे जनरली किसी भी डिजीज को या किसी भी सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, वो डोज, उस डोज पे भी अगर आपको जो है अनवांटेड, अनडिजायर्ड या जो है नॉक्सियस इफेक्ट आने लगे, तो इसका मतलब क्या है? वो है आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन। साइड इफेक्ट नहीं है, ये गलत आंसर। ठीक है, साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। दूसरा साइड इफेक्ट आपका क्या रहता है? पहले से प्रेडिक्टेबल रहता है, आप हमें पता होता है जनरली कि जो ये एडीआर आ सकता है, सॉरी ये साइड इफेक्ट आ सकते हैं। एडीआर के अंदर जनरली पता नहीं होता कि कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी एडीआर आ सकता है, हालांकि होते माइल्ड टू मॉडरेट ही हैं जनरल केसेस के अंदर, लेकिन वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, पहले से नहीं पता होता। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है, नॉक्सियस अगर पूछ लिया तो डेफिनेट सी बात, और विद इन थेरेप्यूटिक रेंज पूछा तो क्या है आपका? वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन। लेकिन अगर थेरेप्यूटिक डोज से अबव डोज पे आए तो उसे हम क्या बोलेंगे? टॉक्सिक इफेक्ट कहेंगे। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा हमारा? एडीआर। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट देन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट रिलीजिंग एनर्जी, द प्रोसेस इज कॉल्ड। आपने जो है ये एनर्जी लेवल्स पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जब ग्राउंड लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाता है, ठीक है, तो क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब हायर से वापस लोअर एनर्जी के अंदर पहुंचता है वो, तो क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, वो क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। किस फॉर्म में रिलीज करता है? वो अलग अलग फॉर्म्स होती है जनरली। वो किस फॉर्म में करता है रिलीज? हमारी लुमिनिसेंस में। उससे क्या होता है? मतलब कि लाइट एमिट करता है एक तरीके से, तो लाइट एमिट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? लुमिनिसेंस। ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी? डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई थी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट एंड देन रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट, और एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लुमिनिसेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टोमक इज ए डैश शेप ऑर्गन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अगर आपको बताऊं तो इस पे जब हम 11th-12th क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो उस टाइम पे बहुत डिस्कस किया जाता था। हालांकि अलग अलग एनसीईआरटी में, अगर आप आज भी आपके पास 11th क्लास की एनसीईआरटी पुरानी रखी हुई है तो उसमें आप देख सकते हो अलग अलग एनसीईआरटी में भी अलग अलग शेप दी गई थी। तो एक बार ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था चीज़ कि स्टमक की शेप सी शेप मानी जाए या स्टमक की शेप जे शेप मानी जाए, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर वो सी था और कुछ के अंदर वो जे था। ठीक है, अलग अगर यहाँ पे देखो सी ऑप्शन में ही नहीं है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। डायरेक्ट जे है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो जे, लेकिन अगर ऑप्शन में सी भी होता तो आप क्या करते? सी को चूज करते या जे को चूज करते? उस कंडीशन में भी आप जे को ही चूज करते। ये अराउंड 2013 या 14 के करीब की बात है, जिस टाइम पे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हुई थी, तो बाद में अमेंडमेंट करके एनसीईआरटी के अंदर चेंज भी कर दिया गया था। लेकिन अगर आज भी आपके पास पुरानी एनसीईआरटी पड़ी तो उसमें आप चेक कर सकते हो, कुछ एनसीईआरटी के अंदर सी शेप दी गई थी और कुछ के अंदर जे शेप दिया गया था। हालांकि उस टाइम पे जो इसका पीछे काफ़ी मजाक बनाया था कि अगर आप खड़े हुए हैं तो आपका जे शेप है और अगर आप लेटे हुए हैं तो आपका स्टमक सी शेप है। इस टाइप से बातें होती थी उस टाइम पे। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा? जे शेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ बेसिलाई बैक्टीरिया, ये भी आप, मैं क्यों कहता हूं बार बार कि एनसीईआरटी पढ़ो, पहले 11th-12th के एनसीईआरटी क्लियर रखो अगर आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम में अपेयर होना चाहते हो, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग होती है आपके बेस से। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप आगे चीजों को समझ पाओगे। लेकिन जनरली चीजें आपके बेसिक से ही पूछ ली जाती है अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो। देखो बेसिलाई की जो ये बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है, शेप के बारे में बात कर रहा है, ये हमारा दिया गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, है ना। अगर आपको याद है वहां पे हम मोनेरा पढ़ते हैं, मोनेरा किंगडम पढ़ते हैं, तो वहां पे हम पढ़ते हैं इनकी अलग अलग शेप। मोनेरा के अंदर क्या थे? सारे के सारे बैक्टीरिया थे, उसमें 5 टाइप की आपकी शेप थी, है ना। विब्रो था, कोमा शेप था, बेसिलाई था, रोड शेप था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? बेसिलाई, है ना। बेसिलाई जो बैक्टीरिया होता है उसकी शेप क्या होती है? तो कैसी शेप होती है उसकी? रोड होती है। ठीक है, रोड शेप। चलिए जी, फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछे है, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माको
काइनेटिक क्या होते हैं, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है। फार्माको अगर डायनेमिक पूछ लिया जाए पी डी, और फार्माकोकाइनेटिक होता है हमारा पी के, तो डी मतलब डायनेमिक, तो फार्माकोडायनेमिक मतलब व्हाट, डी मतलब ड्रग और डी मतलब डायनेमिक, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, अपना एक्शन शो करती है। और फार्माकोकाइनेटिक व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, है ना, बॉडी हमारी ड्रग के साथ क्या करती है बॉडी हमारी ड्रग के साथ, पहले उसे एब्जॉर्ब करेगी, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसे मेटाबोलाइज करेगी, और लास्ट में हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर देगी। तो देखो कौन सा ऐसा एग्जाम आंसर दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन ऐसा लग रहा है जिसमें ये सारे के सारे ऑप्शन आपके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई है। चलिए जी नेक्स्ट है, व्हेन एन एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट रिलीज डार्क, बेसिक क्वेश्चन है ये आपका 10th की एनसीईआरटी में मिलेगा आपको केमिस्ट्री के अंदर, लेविस एसिड और लेविस बेस अगर आपने पढ़े होंगे, था ना, जो एच आयन रिलीज कर दो क्या होते हैं आपके एसिड्स होते हैं, जो ओ एच आयन रिलीज करें आपके बेस होते हैं, तो डायरेक्ट आंसर रहेगा आपका एच आयन। नेक्स्ट आपका ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम विच ग्लैंड, ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज होता है, देखो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थायराइड, एड्रेनल, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाज, लेकिन अगर साथ में यहाँ पे प्लेसेंटा भी दिया होता, ठीक है, प्लेसेंटा से भी आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, पता है आपको। पिट्यूटरी तो इसका आंसर है, ऑब्वियसली ये तीनों तो नहीं है, पिट्यूटरी है, लेकिन इसके अलावा अगर पिट्यूटरी नहीं होता और प्लेसेंटा गिवन होता तो वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होना था प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा भी क्या रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन, लेकिन कब करता है ये भी डिपेंड करता है, ये रिलीज करता है जब रिप्रोडक्टिव साइकिल हमारा कंप्लीट होने वाला होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे जो ये सिग्नल हमारा पिट्यूटरी से आता है, प्लेसेंटा खुद भी एक तो ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, फिर उस ऑक्सीटोसिन रिलीज की वजह से प्लेसेंटा को सिग्नल मिलता है, वो भी ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। इसी वजह से जो है जो कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस के अंदर वो और सीवियर होती रहती है, और ऑक्सीटोसिन का रिलीज ही ऑक्सीटोसिन के रिलीज को और एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, ये आपने अगर पढ़ा है तो। इसलिए जो है कॉन्ट्रैक्शन ओवर द टाइम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, और एक टाइम पे फाइनली क्या होता है, बेबी को डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है, ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपने पढ़ा तो देखा हुआ कि पहले जो एक रोटेशन होती है बेबी की 6 घंटे में, फिर 3 घंटे बाद एक रोटेशन होती है, फिर 1.5 घंटे बाद, फिर ऐसे 30 मिनट बाद, फिर 15 मिनट बाद, ऐसे रोटेट करते करते मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत सीवियर होती रहती है, और अंत में कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि बेबी को डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज पिट्यूटरी। टोटल बॉडी क्लियरेंस रेफर टू, ड्रग के बारे में पूछना चाह रहा है कि बॉडी में जो ड्रग की क्लियरेंस उसको उसकी डेफिनेशन के बारे में इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है। तो क्लियरेंस का मतलब होता है कि जब आपके ब्लड से, आपकी बॉडी से, आपके प्लाज्मा से ड्रग कंप्लीटली बाहर निकल जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है, जो आपकी बॉडी से ड्रग क्लियर हो जाए। तो कब क्लियर होगी, जब आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर ऑफ द ड्रग पर यूनिट टाइम, कितने यूनिट टाइम में वो आपकी ड्रग जो एक्सक्रीट हो रही है, वही आपका प्लाज्मा क्लियरेंस है, या यूं कहो बॉडी क्लियरेंस है ड्रग का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड ये भी 10th में पढ़ा आपने, 12th में पढ़ा, ये तो वही लाइन होगी जैसे पूछते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वैसी ही लाइन होती है आपकी। मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी कौन सी होती है, दैट इज पिट्यूटरी, कहाँ सिचुएटेड होती है आपके ब्रेन में। चलिए, हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इतने बेसिक क्वेश्चन पूछे गए ना, इसके बारे में क्या ही बोलना। हाई सॉल्ट मतलब आपने देखा होगा कि जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्ट नहीं देना चाहिए, तो हम जनरली हमारे घर की बातें होंगी, हम सब जानते हैं इनके बारे में, है ना। तो जिनको हाई इनटेक देंगे हम सॉल्ट का, वो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, दैट इज हाइपरटेंशन। कहाँ है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइपरटेंशन, ठीक है जी। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो जो सॉल्ट है, सॉल्ट के पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वाटर को खींच के निकालता है। आपने वो सॉल्ट को कंज्यूम किया, आपकी सेल से जो है वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा वाटर को, कहाँ पे, ब्लड में। अब ब्लड के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा, वाटर का अमाउंट अगर बढ़ेगा, तो क्या करेगा वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा ना, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। एक तरीके से आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है, और इसका आंसर रहेगा आपका हाइपरटेंशन। एस्प्रीन इज केमिकली डेराइव्ड फ्रॉम, एस्प्रीन केमिकली कहाँ से डेराइव होती है, तो एस्प्रीन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो सर्च करके देखना, एस्प्रीन एक प्लांट से डेराइव हुई थी, जिस प्लांट के अंदर क्या था, सैलिसिलिक एसिड बहुत अमाउंट में प्रेजेंट था, उसी के नाम पे इसका स्प्रीन वहीं से इसका नाम आया, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, तो इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज सेकंड मैसेंजर इन द जीपीसीआर, ये भी हमारी एक वीडियो है, अगर रिसेप्टर्स के आपने पढ़ा होगा, पहले ही रिसेप्टर था हमारा जीपीसीआर टाइप, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसके जो है सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा होता है, तो उसमें हमने बताया था आपका साइक्लिक एएमपी, डैग IP3 एंड आयन रेगुलेशन, ठीक है। तो उसमें से एक ऑप्शन यहाँ पे हमारा अवेलेबल है, दैट इज साइक्लिक एएमपी, तो राइट आंसर इज बी। 18 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव, देखो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, आप इस पे मत जाना, क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन रखे ही नहीं गए। इसका जो सही आंसर वो क्या रहेगा, टिकोलिक एसिड, टिकोलिक एसिड इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि टिकोलिक एसिड ऐसा होता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। पेप्टिडोग्लाइकन तो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, बस उसका अमाउंट कम होता है ना, कहीं पे लेयर पॉजिटिव के अंदर उसकी जो लेयर ज़्यादा होती है, नेगेटिव के अंदर उसकी लेयर कम होती है, या
वाइस एंड वर्सा हो सकता है, अभी मुझे क्लियरली मुझे याद नहीं है, लेकिन टिकोलिक एसिड जो आता है हमारा, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। सिर्फ उसी के बेसिस पे करते हैं, नहीं ये भी सही नहीं है। डाई जो स्टेनिंग होती है उसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर टिकोलिक एसिड आपका प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर ऑप्शन में टिकोलिक एसिड था तो इसका राइट आंसर यही रहेगा। 19th क्वेश्चन आपका, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलाया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, दैट इज वायरस। कौन सा वायरस? दैट इज वेरियोला जूस्टर वायरस, VZV। ये तो बहुत फेमस है ना। जितने भी आपके डिजीज हैं इनको फैलाने के कौन कौन से रीजन है, तो सब एक बार आपको पढ़ना चाहिए, हमेशा आना ही चाहिए। मतलब ये नहीं कि स्पेशल इनको पढ़ने बैठे। डेंगू किस वजह से फैलता है आपका, मलेरिया किसकी वजह से फैलता है, एड्स के पीछे का रीजन क्या है आपका, चिकन पॉक्स, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था वायरस, ये भी नहीं पूछा कौन सा वायरस है ना, सिर्फ ये पूछा कि वायरस इसका आंसर है। 20th क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपियोइड रिसेप्टर। ये भी कितना बेसिक है, ये भी हमने कराया हुआ है। आप अगर फार्माकोलॉजिस्ट की हमारी पिछली वीडियोस के अंदर जाके देखोगे तो वहाँ पे भी हमने ओपियोइड रिसेप्टर आपको कराए हुए हैं। तो कौन कौन से ओपियोइड पूरा ही कराया हुआ है फार्माकोलॉजी में, तो कौन कौन से होते हैं? म्यू होता है, कापा होता है, डेल्टा होता है, गामा नहीं होता है। और इन्होंने क्या पूछा है? नॉट पूछा। तो द राइट आंसर इज गामा, गामा इज द राइट आंसर। और ये तीन हमारे ओपियोइड रिसेप्टर है, तो आंसर नहीं रहेगा। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपियोइड रिसेप्टर, तो कौन सा नहीं होता? गामा नहीं होता, बाकी तीन तो है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। तो जो हमने डिस्कस किया आपसे, मेमोरी बेस थे, जो हम इधर उधर से हमने अरेंज किया, हमें मिले हैं, उस बेसिस पे हमने आंसर की बनाने की कोशिश की है। आप लोग देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जो लोग आपका जो है री एग्जाम देने के लिए गए थे। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर किए करना। जैसे एम्स के केस में आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किए थे और हमने काफ़ी वीडियोज़ उनके बनाई थी, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इनके अलावा जो भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर लेके आएंगे। नॉन फार्मा के जो भी क्वेश्चन है आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना उसके जो ऑप्शंस थे वो आप सही दें, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है भड़क जाते हैं इस चीज़ से, सर ये तो ऑप्शन में नहीं था। इफ़ यू रिमेंबर वो डेटोल वाला एग्जांपल कि सर ये तो शेड्यूल के तो ऑप्शन में ही नहीं था, और अब आप अलग अलग जगह पे सर्च करके देख रहे हो, जब अलग अलग यूट्यूबर्स आपको वही आंसर बता रहे हैं तो शायद आप अब मानने लगे। हमारी बात तो खैर आप नहीं मान रहे थे। चलिए जो भी है उसको एक साइड में रखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हमारी NFL फार्मासिस्ट री एग्जाम की आंसर की। आई होप आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और इसके बाद अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और प्लीज़ जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, अगर आपको याद हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।